बिल्कुल, बिल्कुल प्रोफ़ेसर तेजावत बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़े और हम फिर आपसे चाहेंगे कि इसी तरीके से हमसे मुस्तकिल जुड़ते रहें। अपने ख़यालात जो है इसी तरीके से रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर तेजावत। तो ये प्रोफ़ेसर अरविंद सिंह तेजावत थे। इसके साथ राशिद रिज़वी साहब फिर हमसे जुड़ गए हैं। वो सफ़र में हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ गई प्रोफ़ेसर नदीम अहमद साहब जुड़ गए। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। मिडल ईस्ट के अच्छे जानकार हैं, माहिर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और मैं उन्हीं के पास और एक रिपोर्ट और बहुत बड़ी आई है। और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने इजरायली सेटलर्स फिलिस्तीनियों को जैतून की फसल नहीं तोड़ने दे रहे हैं। जगह-जगह से घटनाएं सामने आ रही हैं और ये सब सेना के सहयोग से हो रहा है। देखिए जगमंदी का नतीजा क्या है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर दी है कि गजा में 1,73,200 कैजुअल्टी हुई हैं, जिसमें से करीब 75,000 मौतों सहित अस्थायी विकलांगता और घायलों की संख्या शामिल है। ये इतनी बड़ी तादाद आप देखिए यहाँ पे सामने आ रही है और यही हकीकत है। इसके अलावा राजा सिंह राजपूत साहब ने कहा है कि इजराइल हार चुका है, कब सीज फायर करवाकर हमला कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा चैनल 12 के हवाले से बहुत सारे देशों ने गाजा में पीस कीपिंग फोर्स भेजने से मना कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि उनका क्लैश हमास से होगा, लिहाजा हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए वो मना कर रही हैं। यहाँ पे और एक कि हमारा पैसा वापस करो सैलून, ये कुछ और एक रिपोर्ट वो दे रहे थे। यहूदी सैनिक के पास एक मंदिर की दान पेटी उठाकर भाग गया। तो इस तरह के हालात वहां पे आ रहे हैं। ट्रक लूटने के भी आ रहे थे। तमाम चीजें आ रही। प्रोफेसर नदीम, मैं आप पास आऊंगा। मैं चाहता हूं आप ये राशिद रिजवी साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें, चूंकि बीच में बात रह गई थी। जी राशिद रिजवी साहब। जी, तो ये जो सीज फायर ये सीज करवाते हैं, हमास को फायर करने का फार्मूला जो रहता है आईडीएफ के पास, तो इसको तो सीज फायर हम नहीं कह सकते। मुमताज भाई, जैसे दूसरे मुल्कों ने मना कर दिया कि हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे, हमास से डायरेक्ट क्लैश हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि अमेरिका को भी चाहिए कि ईरान को बोल दे अपने आईआरजीसी भेज दे। फिर आप देखिए तमाशा, उसने ईरान को इन्वॉल्व किया ही नहीं, किसी भी एंगल में इन्वॉल्व नहीं किया। वो जानता था कि ईरान जाएगा तो इसराइल के लिए खतरा है। और जो ये लोग जैतून की बात अभी आपने बोली है, जैतून की फसल की, मैंने कल ही आपसे कहा था कि उस नाम का एक ग्रुप बनाया है लड़कियों का टिकटॉक पे, उस पे वो सेटलर लोग जा करके वेस्ट बैंक के लोगों की बागों के वो तोड़ रहे थे, जैतून तोड़ रहे थे, उसका वीडियो डाला। उनकी फसल के ऊपर से कार लेके जाके फसलें रौंद रहे थे। तो ये इसका भी एक, हम कहें कि एक तरीका है नेतन्याहू का कि अब इधर से डिस्टर्ब करो, हर तरीके से इनको डिस्टर्ब करते रहो, कहीं से भी इनको चैन और सुकून लेने मत दो, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि सीज फायर रहे या सीज फायर कंटिन्यू हो सके। वो सीज फायर कंटिन्यू करना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि बस किसी तरीके से इसी तरह जेनोसाइड करते रहे, मारते रहे और खत्म करते रहे। अभी आपने 1 लाख प्लस का दिया है रेशियो, और मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि 2.5-3 लाख से कम लोग नहीं मरे हैं। मैं फिर आऊंगा लौट के राशिद रिजवी साहब, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, मैं आऊंगा। प्रोफेसर नदीम अहमद साहब, प्रोफेसर नदीम अहमद साहब, तमाम बातें आपने सुनी हैं। वही बात हम लोग वहीं पे हमारी गाड़ी ठहरी हुई है। हालांकि हमास ने पूरा कंट्रोल कर लिया। हमास एक निज़ाम वहां पे शुरू कर चुका है। आज उन्होंने तमाम जो इजराइल के लिए बाकायदा खुफिया जानकारी जुटा रहे थे, उनके लिए वो एजेंट थे एक तरीके से, इंटेलिजेंस, उनको भी अरेस्ट कर लिया है। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, क्यों क्यों क्या डर है इनको? जी पोल खुलने का, हकीकत के मालूम हो जाने का, और जो जो जुल्म इन्होंने किए हैं वो आया हो जाएंगे। और जितना कुछ भी आप समझ पा रहे हैं या मैं सोचता हूँ कि इतना हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तो डायरेक्ट जेनोसाइड कर रहे थे और इनकी नीयत ही वही थी।
ये तो बहाने बहाने से लोगों को मार रहे थे। इन्होंने उनके मकानात को छीन लिया, उनसे पानी को छीन लिया, उनसे खुराक को छीन लिया, और जो कुछ भी ये कर सकते हैं बेरहमी की हद को पार, वो इन्होंने किया। दुनिया तमाशा देखती रही, जो कुछ होता रहा वो उस पर आंखें मूंदती रही। सरकारें, अवाम ने आवाज उठाई, सिविल सोसाइटी आगे आई, दर्दमंद लोग, हमदर्दी रखने वाले लोग, हसास लोग, उन्होंने आवाज उठाई, कोशिश की, भागा दौड़ी की, और वो पोल भी खुली जिसे इजराइल हमेशा छुपाता था अपने आप को, खुद को मजलूम बताता था और फिलिस्तीन को जालिम बताता था, फिलिस्तीन के हमास को जालिम बताता था। वो पोल भी खुली कि किस तरह से वहां पर एक सेटलर का निजाम है, किस तरीके से यहाँ की फौज औरतों को, बच्चों को, निहत्थे लोगों को न सिर्फ मारती है बल्कि बेइज्जत करती है, जलील करती है और चोरी करती है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी वीडियोस भी आई हैं जिसमें खाली पड़े हुए मकानात में इजरायली आईडीएफ फौजी वहां के माल को, वहां के सामान को, खासतौर पर गोल्ड को और ज्वेलरी को, डायमंड्स को और जो कीमती ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको लूट रहे थे और लूट कर खुश हो रहे थे और वीडियोस बना रहे थे आपस में, यानी अपने दोस्तों को लाइव दिखाने के लिए जो लोग इजराइल में मौजूद थे। तो ये सब शर्मनाक हरकतें, बेरहमाना जुर्म दुनिया के सामने ना आ जाए, इसको छुपा देना चाहता है। वो चाहता ही नहीं, वो तो तभी छुपा रहा था, इसीलिए तो मार रहा था। मेरे ख्याल से आज तक कभी भी किसी भी वार में या किसी भी इस तरह की हरकत में जब एयर स्ट्राइक होती है तो वहां पर कम से कम इतना खुलकर उन सब चीजों के लिए टारगेट नहीं बनाए जाते हैं जैसे कि इजराइल ने बनाया। अस्पताल को ही बना लिया, स्कूल को ही बना लिया, कॉलेज को ही बना लिया और यूएनओ के दफातर को, वहां के अमले को, उसे भी नहीं बख्शा। ये तो बेरहमी की इंतहा और हद पार कर दी थी। यही सब चीजें हैं ताकि कुछ पता न चल जाए, इंटरनेशनल मीडिया जाए कि मैंने क्या क्या हरकतें की हैं, कैसे कैसे की हैं, और वहां वहां पर अटैक किए और बहाने बनाए कि यहाँ पर हमास हो सकता, यानी बहाने पर ही मार दिए लोग, गाड़ियों को नहीं भेजा खाने पीने की, ये सारी चीजें। अब ये सब दिखेगा, कंकाल भी दिखेंगे और सड़ी गली लाशें भी मिलेंगी, बच्चों की मिलेंगी, बूढ़ों की मिलेंगी, ख्वातीन की मिलेंगी। बहुत बुरा किया है। इतना अलमनाक वाकया मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि तारीख में कभी ऐसा हुआ होगा कि जिसमें लोगों को उनकी तदफीन तक का टाइम नहीं मिल पाया, तदफीन तक उनकी उस तरीके से नहीं हो पाई कि जिस वक्त हो जानी चाहिए थी। एक हद होती है, एक साथ तदफीन हो जाती है लोगों की, उस तरह की नौबत भी नहीं आई। वहां तो कोई डेड बॉडीज को उठाने वाला ही नहीं था, लाश के मलबे में दब गई, सड़ गई वो, और उनका क्रीमेशन तक नहीं हो पाया। यानी पानी से मारा, भूख से मारा, जैसे चाहा वैसे मारा और जब तक चाहा तब तक मारा, और उसकी एवज में इतना जुल्म इधर करने के बावजूद ईरान से भी फिर पंगेबाजी, सीधा उधर पहुंचकर उसके लोगों को भी वहां पर भी मारा, इधर के लोगों को भी जो वहां रह रहे थे, वहां जा रहे थे मेहमान बनकर, उन्हें मारा, और वहां के लोगों को भी मारा, और वहां पर भी वो सब हरकतें करनी चाहिए जो उनका मनमाना खेल है, यानी सत्ता का परिवर्तन। ये मनमाना, मनचाहा, पसंदीदा खेल है अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का कि जहां पर अपने लोग ना हो, जिनसे आपको फायदा ना हो, आप उन्हें मार दीजिए, उनको हटाकर एक तरफ फेंक दीजिए, अपने लोगों को बिठाइए वहां पर और फिर उनसे मुआहदे करवाइए तरह तरह के, जिसमें आपका फायदा हो और उनका भी फायदा हो, और उन्हें हर तरह से सपोर्ट दीजिए। वो लंबे टाइम तक वहां पर शासन करें, हुकूमत करें, इक़्तिदार में रहें और आपका फायदा कराते रहें। यही सब खेल होता है। हालात बहुत बुरे हैं, बिल्कुल सही हालात कह बहुत रहे हैं बुरे कि हैं। हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत खराब हैं। और ये तमाम चीजें हैं। कैप्टन शमशाद आलम साहब भी हमसे जुड़ गए हैं। उन्होंने लिखा है कि इजरायली सेटलर्स जैतून के फसल को लूट तो रहे हैं, इसके अलावा उनका आईडीएफ इन फसलों में आग भी लगा रही है। ये बहुत ही दर्दनाक है। इसके अलावा जयदीप सिंह मुंदला साहब ने लिखा है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने इराक से कहा है कि वो व्यापार समझौतों पर बातचीत के लिए तैयार रहेगा अगर इराकी मिलिशिया को
निशस्त्र कर यानी डिसआर्म कर दिया जाए। तो लेकिन इराक ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हम अपनी मिलिशिया जो हमारी है उसको हम डिसआर्म नहीं करेंगे। तो ये चीजें आ रही हैं। मैं आऊंगा फिरोज बख्त अहमद साहब आपसे, मैं ये बात करूंगा कि ये तमाम सिचुएशन है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो इजराइल के अंदर जिस तरह के मसाइल पैदा हो गए हैं, वहां जो क्या क्या नेतन्याहू के खिलाफ कभी कोई खुल करके उस तरह से बात नहीं हो सकती इजराइल के अंदर? या जो अमेरिका में आप देखिए इतनी मुखालफत हो रही है, तो इतना पब्लिक रोड पे है, मुखालफत है, यानी कोई किसी को सुन ही नहीं रहा है। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सी जमहूरियत है? और ये लोग जमहूरियत डेमोक्रेसी की बात करते हैं। फिरोज बख्त साहब। जी डॉक्टर मुमताज आलम, ऐसा है कि इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं कि किस तरह की डेमोक्रेसी है और इसराइल में क्या हालात हैं, ये सारी चीजें अभी आपने जिक्र किया था डिसआर्म, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था डिसआर्म। मैं थोड़ा सा उस पे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा उस पे। जी देखिए, ऐसा है, ये कह रहे हैं, देखिए जो भी वो 20 पॉइंट का प्रोग्राम जो बना है, जो जिसके लिए भागे भागे नेतन्याहू अमेरिका गए थे, फिर वो चेंज हुआ था, फिर ट्रम्प साहब, उस पे ना तो हमास के साइन है, ना वो किसी और के साइन है। और उसमें ये जो टर्म आप कह रहे हैं कि हमास को डिसआर्म होना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमास डिसआर्म ना होना चाहता है, ना वो होगा। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। ये पीएलओ जब थी वहां पे, हमास तो बाद में आया है। तो ओस्लो अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जब लड़ाई हुई थी तो ये कहा गया था रोनाल्ड रेगन ने, ठीक है, और उनके जो वो थे फिलिप हबीब उनके साथ थे, कि पीएलओ सारे अपने आर्म्स जो है अपने अपने को डिसआर्म कर लें। पीएलओ ने बात मान ली। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहां पे आपका ये समझिए कि इन लोगों ने सबरा, शतीला, वेस्ट बैंक, रमल्ला 10,000 फलस्तीनी, मासूम फलस्तीनी मार दिए थे, जैसे गाजा में मारे जा रहे हैं। तो डिसआर्म करने का मतलब ये, आप डिसआर्म होइए और हम मतलब बेदरग आपको मारेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये मतलब लबनान जो है ये आपका जा चुका होता अगर मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ग्रुप हैं ये नहीं होते, ठीक है। सीरिया का तो आपने हाल देख ही लिया, ठीक है। और लबनान की भी अपनी कोई फौज नहीं है, हिजबुल्लाह वगैरह दो एक वहाँ ग्रुप्स हैं। तो ये क्यों बने ग्रुप्स? ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से क्यों बनी? क्या जरूरत थी इसकी? भाई हर मुल्क की अपनी फौज होती है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इसी वजह से बनी कि इन लोगों ने देखा कि जो हमारी हुकूमतें हैं, उनकी जो फौजें हैं, वो तो कोई इक़दाम नहीं उठा रही। इसराइल की जो दनादन बमबारी हो रही है और बेगुनाह लोगों की जानें ली जा रही हैं। बल्कि मैं एक चीज और आपको याद दिलाऊं, अभी 450 ज्यूज ने फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और मोस्टली यूएसए, उसमें इसराइल से भी हैं, उन्होंने एक अपना एक ओपन लेटर लिखा है। उस ओपन लेटर में उन्होंने जो है ये बात कही है कि इसराइल को एक तो ये जो जंगबंदी कर रहा है, इसको फौरन कत्लेआम को रोकना चाहिए। अलावा इसके उन्होंने ये भी कहा है, और इसमें बहुत बड़े-बड़े उनके लोग हैं, उसमें उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उसमें उनके बिजनेसमैन हैं, उसमें उनके और डिप्लोमेट्स हैं, ऑथर्स हैं, एक्टर्स हैं, ऐसे एक्टर्स हैं जिनको जो इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। ये सारे लोगों ने जो है ओपन लेटर में लिखा है कि ये सब रुकना चाहिए और इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगानी चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज को। ये बात जो है ये ब्रसल्स में हुई है। इसके मैं आपको तफसीलात भेजूंगा। अभी तक ये जो है दाएं बाएं जो है देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, इनको चाहिए फौरन, क्योंकि इसराइल जो है एक जैसे नेतन्याहू उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज अ मर्डरर, उन्होंने इंसानियत का खून किया है। और उन्होंने उसमें एक बात ये भी लिखी है इन लोगों ने, वो सारे ज्यूज हैं, ये अमेरिकन ज्यूज हैं, जो जो ज्यूज अच्छे हैं,
ना, जैसे एक गुड, पहले एक टर्म निकली थी, गुड तालिबान, बैड तालिबान, तो ये गुड ज्यूज हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इनको इनका कत्लेआम किया जा रहा है आईडीएफ के जरिए, कि ये एंटी सेमाइट्स हैं, यानी जूइज्म हमारे सेहूनियत के खिलाफ हैं, ठीक है, जायनिज्म के खिलाफ हैं, ऐसा सब कुछ नहीं है, ये एक बहाना बनाया है, एक्सिस ऑफ ईवल इनके अगेंस्ट क्रिएट की गई है। ये सब वहां चल रहा है। इसराइल में भी काफी तलातुम है। इसराइल में से भी जो ऑन रिकॉर्ड है, तादाद तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है, 1.5 लाख लोग इसराइल से बाहर चले गए, और वो ऐसे लोग हैं जिनके डबल पासपोर्ट हैं, कि इसराइल का तो है ही उनका, वो कनाडा का है, यूएसए का है, ऑस्ट्रेलिया का है, फिनलैंड का, इस तरह से उनके यूके का है, वो लोग सारे चले गए हैं, और आगे और भी लोग जाएंगे। उनका ये कहना है कि नेतन्याहू ने इसराइल को, कि जो एक बड़ी सेफ जगह थी, उसको बड़ा अनसेफ बना दिया है। इस वजह से आम इसराइली जो है वो बहुत ज्यादा अपने को अनसेफ अनसेफ तो पहले भी महसूस करते थे, इतना नहीं करते थे, ठीक है, जैसे स्कूड मिसाइल आ गया वहां से इराक से वो तो नहीं है, लेकिन अब ज्यादा अनसेफ इस वजह से है कि इन्होंने ये देख लिया है कि अब ईरान जो है बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, ठीक है, कब चाय के प्याले में जो है उफान आ जाए कोई नहीं कह सकता। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसराइल में बहुत ज्यादा बेइत्मीनानी है, और ये जो लोग दिखा रहे हैं, जेडी वैंस जाके हाथ मिला रहे हैं वहां इनसे, नेतन्याहू से, ये सब एक प्लान है नेतन्याहू को जो क्रिमिनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उससे बचाने का, और जो इसराइल को बचाने का। ये बचेंगे नहीं, ठीक है, सूनर और लेटर इसराइल के ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगी, और इसराइल के ऊपर सबसे पहले सैंक्शंस लगेंगी जो सेटलर्स हैं उस एरिया में, क्योंकि 3200 इन्होंने वहां पे फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया है वहां जो सेटलर्स ने, ठीक है, और यूएन, ये मैं नहीं कह रहा, यूएन ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्ट जो छपती है वो रिपोर्ट है। तो ये सारा सब कुछ वहां चल रहा है, और ये जो इन्होंने सीज फायर की बात करी थी, सीज फायर वेस्ट बैंक के लिए भी उसी तरह से होना चाहिए था, वहां का इन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो एवरीथिंग इज टॉपसी टर्वी, हर चीज जो है वो बिल्कुल, ये जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट, ठीक है ना, यानी यानी ये कि घोड़ा लगना चाहिए गाड़ी के आगे, वो गाड़ी घोड़े के आगे लग रही है, ये सब उल्टा वहां चल रहा है। और नेतन्याहू जो है उनको उनको ये डर है, शायद कोर्ट में उनको शायद हाजिरी भी के लिए भी कहा गया था, वो बहानेबाजी उनकी, जी मेरा गला खराब है, मैं बोल नहीं सकता, ये सारा टेम्परेचर है, इस तरह की चीजें। तो अब ये देखना है कि दुनिया इस सबसे बड़े दरिंदे को, जिनका नाम नेतन्याहू है, उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ट्राई करती है, करवाती है, या वो पतली गली से निकल जाएंगे, ठीक है। इलेक्शन वगैरह तक ये भी सोच रहे हैं कि इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर इसराइल में, तो अगर मेरे ऊपर केस हो गया तो हो सकता है कि मुझे इलेक्शन में मेरी पार्टी को जो है डिसमेंटल कर दिया जाए, उसको जो है लाल निशान उस पर लगा दिया जाए, ये सारी चीजें हैं। तो इसराइल, और अभी वो क्या नाम, अभी नदीम साहब ने भी कहा कि अगर इसराइल ने जर्नलिस्ट को अलाउ कर दिया, एक जर्नलिस्ट को अलाउ किया था, वो भी क्योंकि अमेरिका का वो नेवी सील्स का पुराना सिपाही था, उस पर भरोसा करके, और उसने सारी पोल खोल दी, सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, ठीक है। वो मैं भेजूंगा उसका जो वो है पूरा उसका 1 घंटे का इंटरव्यू है, वो उसमें बड़ी उसने ऐसी बातें बताई हैं कि जो मतलब, चूंकि वो देख के आया है, ठीक है, जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं कर रहा है, अमेरिकन जर्नलिस्ट को भी अलाउ नहीं कर रहा है। इन्होंने तो उसको अलाउ कर दिया था कि उन्होंने सोचा होगा ये भी हमारा आईडीएफ का एक राइट हैंड होगा, लेकिन उस आदमी ने, टोनी एग्विलार ने, जो तफसीलात बताई हैं वो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसराइल के हालात भी अच्छे नहीं हैं, चाहे ऊपर से कितनी फोटो ऑप्स कर लें नेतन्याहू, जेडी वैंस वगैरह, लेकिन ये जितनी बर्बादी करेंगे, अल्टीमेटली ये बर्बादी इट विल बूमरैंग, ये वापस इसराइल को आएगी। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, और ये एक बेहतरीन तजिया किया है आपने फिरोज बख्त अहमद साहब।
हालात का कैप्टन शमशाद आलम साहब ने कहा अमेरिका के 3 बड़े अधिकारी जिसमें एक पॉलिटिकल फिगर शामिल है लगभग 300 अमेरिका शोल्डर्स के साथ इजराइल में है और इस पर नजर रख रहे हैं कि इजराइल दुनिया को वर्गलाकर सीज फायर न तोड़े। तो ये वहां पे ये कह रहे हैं। बहरहाल इनका ये कहना इस तरीके से हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात यहाँ पे आई है कि इजरायली ह्यूम के हवाले से कि इजराइल इस बात की चिंता कर रहा है कि पाकिस्तान उन देशों की सूची में शामिल है जो गाजा में इंटरनेशनल बल यानी फोर्स के रूप में तैनात होगी। लगता है नेतन्याहू और ट्रंप का दांव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि एक और जो खबर दी है कैप्टन शमशाद आलम साहब ने, उन्होंने कहा कि गाजा में तुर्की, इजिप्ट, कतर और कजाकिस्तान की फौज मलबा हटाने और ह्यूमैनिटेरियन एड्स देने पर पहुंच गई हैं और ये इम्कान है कि पाकिस्तान फौज भी वहां पहुंच जाए। ये इन्होंने कैप्टन शमशाद आलम साहब ने दिया है। लेकिन वहां पे हमने पहले ही भी बताया था कि तुर्की और मिस्र और कतर ये वहां पे कजाकिस्तान ही पहुंच गई है और अभी ऐसी खबरें आ रही कि शायद वो भी पहुंच जाए, जो सऊदी से भी वहां पे पहुंचने के हम देख रहे थे। कुछ ट्रक वहां से काफी ट्रक चले हैं, तो वहां पे चीजें तो पहुंचने लगी, भले ये सीज फायर करे। तो मैं हमारे साथ फिर राशिद रिजवी साहब जुड़ गए। राशिद रिजवी साहब, मैं ये एक जो मैं समा खलासी और करूंगा, एक चीज रह गई थी, फिर राशिद साहब अरे आराम अभी से तो अपने आपके बात पास कर लें। आऊंगा मैं, अभी आऊंगा मैं जी। नहीं, आ जाइए, लेकिन वो चीज इससे कनेक्टेड है। आप आए ना आए वो बात की बात है। देखिए, अभी ये अमेरिका के 2 सेनेटर्स थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने उन्होंने उसको कटघरे में खड़ा किया है नेतन्याहू को कि 7 अक्टूबर को जो हुआ उसमें तुम्हारी रजामंदी शामिल थी कि तुम्हारे वहां प्राइम मिनिस्टर होते हुए किस तरीके से ये लोग वहां पहुंच गए, हमास के लोग। तो उसका भी, उसके लिए भी ट्रायल ट्रायल की दरख्वास्त की जा रही है कि ऐसा कैसे होने दिया। जी। तो अब बहरहाल ये सही है। तो ये भी इत्तला आ गई हमारे व्यूवर के पास। कैप्टन शमशाद आलम साहब ने एक और दिया है कि खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका इजराइल के सीक्रेट सर्विस पर उपयोग करने के लिए सालाना $300 बिलियन खर्च करता है, पे करता है। ये भी यहाँ पे जयदीप साहब ने एक बड़ी और खबर दे दी है कि सैयद अब्बास अरागची जो कि वजीर खारजा है ईरान के, उन्होंने कहा है समझौते का चैप्टर बंद हो गया है। हम समझौते पर तब तक नहीं लौटेंगे जब तक कि स्वीकार किए जाने योग्य मांगे नहीं हटाई जाती हैं। ये ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया और अभी मैं देख रहा था कि ईरान ने जिस तरह से रोबोट में कामयाबी हासिल की है और दुनिया का तीसरा रोबोटिक कंट्री बन गया है। और मैंने जो सुना है वो ये कि इनके पास तहखाने में टनल में बहुत लाखों की तादाद में रोबोट फौज मौजूद है ईरान के पास और वो बाकायदा वॉरहेड लेकर के चल सकते हैं 3 किलोमीटर तक वो सेंस के साथ और जा करके वो ब्लास्ट भी हो जाएंगे जहां खुदकश ये रोबोट है। तो बहरहाल ये कब इस्तेमाल होगा क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तमाम खबरें आ रही। मेरे साथ राशिद रिजवी साहब फिर जुड़ गए हैं। राशिद रिजवी साहब, हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आखिरी कमेंट आपसे लूंगा कि ये सिचुएशन बहुत है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि स्कूल खुल गए वहां पे। गाजा ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे संभाल लिया है। जो एड वगैरह वो भी, हालांकि 6,500 अब तक पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन महज 950 या 1,000 ट्रक ही वहां पे पहुंचे हैं। पाबंदियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब वहां पे काम तो शुरू हो गया है। तो इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे एजेंसियां पहुंच रही हैं। राशिद रिजवी साहब, ये भी एक पॉजिटिव है। जी मुमताज भाई, देखिए काम तो शुरू हो गया है और जितनी ज्यादा एजेंसियां आएंगी, जितने ज्यादा ममालिक के लोग रहेंगे, उतना कम खतरा है गाजा के लोगों के ऊपर इजरायली हमले का। क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि किसी बड़े मुल्क, कतर हो चाहे आपका टर्किया हो, इन लोगों से उनके ताल्लुकात अब डायरेक्ट खराब हों। अब वो कभी नहीं चाहेगा। तो अब अगर उनके हमले में ये लोग शिकार होते हैं, इनके लोग शिकार होते हैं,
तो ये इजराइल के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। और जो वहां पर स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, ये एक पॉजिटिव सिम्टम तो है, लेकिन जिस तरीके के हालात है स्कूल के, कॉलेजेस के, आधे अधूरे स्कूल हैं, किसी भी तरीके से बच्चे जाके वहां पर बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ स्कूल के बाहर के खंडहर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जो वहां की अभी तस्वीरें आई हैं देखने के लिए, बहुत ही मन को, दिल को तकलीफ देने वाली है। लेकिन एक चीज तो ये भी सही है कि एजुकेशन से ही आपको प्रोग्रेस मिलेगी। आप जब तक एजुकेटेड नहीं होगे, आप टेक्नोलॉजीज डेवलप भी नहीं कर सकते हो, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो। आज ईरान नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप इसलिए कर रहा है कि उसने आज से 20-25 साल पहले ही एजुकेशन पर काम करना शुरू कर दिया था, बहुत तेज। और वो आज असर दिखा रहा है कि मेडिकल लाइन हो, टेक्निकल लाइन हो, ईरान आज स्ट्रांग है। उसके साइंटिस्ट को क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि उसके साइंटिस्ट से खतरा इसराइल को है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। और सबसे ज्यादा तो मैं तो खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मेरा तो यही कहना है कि जो भी एजेंसियां काम कर रही हैं, वो सबसे पहले काम करें अस्पतालों पर, नंबर 2 स्कूलों पर। इन दो को पहले फोकस करें, जिससे कि वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को अच्छे ट्रीटमेंट और अच्छी एजुकेशन मिले। जी मुमताज भाई। ये सही कह रहे हैं और इसी पे तवज्जो भी दी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि आप सोचिए कि जब वहां पे बम बरसाए जा रहे थे, ऑनलाइन वहां एग्जाम हो रहे थे, ये कमाल है, मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं। और बम मतलब ऐसे वैसे बम नहीं थे, यानी आप सोचिए जरा से 1.5 लाख टन। मैं तो सोच के हिल जा रहा हूं कि वहां के लोगों ने कैसे बर्दाश्त किए। इसका मतलब ये कि वो, चूंकि उनकी जिंदगी इसी में गुजरी है, इसलिए उनके लिए कुछ नया नहीं था। वरना अगर मुझे लग रहा है कि खुदा न करे कभी ऐसा हमारे आसपास हो जाए तो हम लोग तो दहशत में मर जाएंगे। हमारे यहाँ तो लोग जो है खौफ में न जाने कितने लोग मर जाएंगे। तो बहरहाल मैं प्रोफेसर नदीम आप पास आऊंगा और बहुत शॉर्ट में कि ये आपने बात सुनी सबकी। मैं यही कि जो वहां पे ऐड पहुंच रही है, क्या अब भी लग रहा है कि इजराइल उतनी ज्यादती कर पाएगा उस तरह से अटैक? हालांकि कर दी उसने, अभी कई बड़े अटैक किए, लेकिन इसके बावजूद वहां पे बहुत तेजी से हमास अपने पैर जमा रहा है। और जो वहां पे गद्दार कह लीजिए, जासूस कह लीजिए, उनको गिरफ्तार भी कर रहा है। ये वहां का निजाम चल रहा है। तो अच्छा, जैसे एजेंसियां पहुंच रही वहां पे, अभी खबर यह आई है कि रजब तैयब अर्दगान भी जाने वाले हैं वहां। तो क्या आपको लग रहा है कि अब इसको ये माना जाए कि आने वाले दिनों में अब इतनी बड़ी गलती इजराइल नहीं करेगा? देखिए, ये बात मैं मुत्तफिक हूँ इस बात पर कि इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा। अगर ऐसा हो जाता है, ये लोग पहुंच जाते हैं, या ये शांति सेना पहुंच जाती है, या इतनी सारी हुकूमतों की मेल मिलाप के साथ वहां पर कोई इस तरह का वफद जाता है, या डेलीगेशन जाता है, या उसकी निगरानी में इस तरह की हुकूमत बनती है, तो फिर उसके बाद ये सब हरकतें करना, क्योंकि फिर तो मॉनिटरिंग भी होगी और सीधे सीधे उन सब चीजों की पकड़ भी होगी। अब तो मनमानी इसलिए कर लेते हैं ना कि वहां उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, उनको तो ये टेररिस्ट ही बताकर मार रहे हैं। इनकी नजर में वो चुनी हुई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वो तो टेररिस्ट है। वो तो इनकी मर्जी के और इनके मुआफिक लोग नहीं है। तो इसी वजह से तो सारा का सारा झमेला है। वो इन्हें पसंद नहीं करते और ये उन्हें नहीं करते। इनकी हरकतों को तो बर्दाश्त ही नहीं करते हमास वाले। और हमास वाले ईंट का जवाब पत्थर से कम देना चाहते ही हैं, और वो लगातार मजाहमत करते हैं। तो ये तो सारी की सारी चीजें उन्हें नागवार हैं, नापसंद है इसराइल को। इसराइल तो ये चाहता है कि वो जो कुछ करे, जैसे करे, उसे चुपचाप सह लिया जाए। अगर वो मार रहा है, अगर उसके लोग लूट रहे हैं किसी चीज को, तो उस पर कोई जबानी बकवास भी ना करे, यानी उसके नजरिए के मुताबिक। और ये तो पूरी मजामत होती है, लगातार गोलियां चलती हैं और मिसाइल जा रहे हैं, छोटे रॉकेट जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। और फिर अब तो आमने सामने की भी लड़ाई हुई, और इस तरह से तो वो सपोज भी नहीं कर सकते थे। इस बात का अंदाजा
कभी भी मैं आपको बता दूं, आपने बड़ी लड़ाई देख ली ईरान वाली, जिसमें इजराइल को नुकसान हुआ है। आप ये जो छोटी लड़ाई है, अगर आप इसे भी देखेंगे और इसका कोई डिफेंस का एक्सपर्ट असेसमेंट करेगा, तो उसकी ये बात समझ में आ जाएगी कि इजराइल कभी ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इतने लंबे दौर तक हमसे लड़ सकते हैं, भले ही टनल के अंदर जाएं। यानी उनकी जो वार स्ट्रेटजी है, कम तादाद में होने के बाद और डिफेंस फोर्स ना होने के बाद, यानी वो हमास के लोग तो डिफेंस नहीं है, डिफेंस फोर्स नहीं है, वो ट्रेंड फौजी जिस तरीके से होते हैं, वो खाते हैं पीते हैं, अलग जगहों पर रहते हैं, और उनकी जो जीवन शैली होती है वो उसी प्रकार की होती है। यानी उनको सुबह उठना है, ड्रिल करनी है, दौड़ लगानी है और खेल कूद करना, अपने आप को फिट एंड फाइन, यानी एक पूरा मुनज्जम तरीका होता है। वो उस तरह के लोग नहीं है, वो तो यंगस्टर्स थे, नौजवान लोग थे, और उन्होंने हथियार उठाया और उन्होंने एक वेल ट्रेंड डिफेंस फोर्स को, जो कि दुनिया की बेहतरीन डिसिप्लिन के मामले में और लड़ने के मामले में और ना जाने किस किस मामले में, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के मामले में बेहतरीन समझी जाती थी, उसको भी एक तरीके से हरा ही दिया और उससे हारे नहीं। यानी हारना तो वो होता है कि जब कब्जा हो जाए, पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए। यहाँ तो बीच में पूरा एग्रीमेंट हुआ कि जी मज़ाहमत को रोकोगे तब ये होगा वो होगा। यानी ये तो सीज फायर किस कंडीशन में हो रहा है, उसमें कंडीशन उधर भी लोगों की मर्जी रहे ना कि आप ऐसा करेंगे तब ऐसा होगा। तो अगर ये सब लोग उसमें, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस तरह के जो ये हालात आप और मैं सोच रहे हैं कि तेजी से उस तरह से हो जाए, ये अफवाज पहुंच जाए मुख्तलिफ ममालिक की, वो कंट्रोल करें या निगरानी करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें ताखीर इजराइल खुद कराएगा और वो इस तरह के हालात पैदा करेगा कि सब लोग उतनी तेजी के साथ ना पहुंचे जितनी तेजी के साथ आप मैं या दुनिया चाहती है और आवाम चाहती है, अमन पसंद आवाम, कि जल्दी से ऐसा हो जाए, मुख्तलिफ ममालिक की फोर्स चली जाए, वहाँ की गवर्नमेंट का वहाँ पर दखल हो जाए सीधा सीधा, जो भी एसोसिएशन बना है या सिंडिकेट बना है। इसराइल ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि नेतन्याहू आने वाले इलेक्शन पर अपनी नजर को जमाए हुए हैं और उन्हें मालूम है कि अगर मैं इधर से पूरी तरह से दस्तबरदार हो गया, यानी फिलिस्तीन की तरफ से, और उधर सब कुछ सामान्य हो गया, यानी बिल्कुल उस तरीके से नॉर्मल हो गया सब कुछ, तो फिर इधर मेरी शामत आनी है। क्योंकि कोर्ट और कचहरी का मामला जहां तक मैं समझ पाया वहां का, वो बड़ा टाइट है इजराइल का। यानी उनका जो कोर्ट है, उनका बिल्कुल न्यायालय बड़ा तेज काम करता है और उसी का खौफ और डर है जिसकी वजह से इतना बिल्कुल लंबा प्रोग्राम चलाते रहे वो। और अब तो सर, जिस तरह का नेशनलिज्म माना जाता था इसराइल का, यानी वो एक बहुत हार्डकोर नेशनलिज्म उसी टाइप का है जिस तरीके का हिटलर ने कभी जर्मनी को सिखाया था कि देश सर्वोपरि है और देश के लिए न्यौछावर हो जाओ और तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हें ही आगे बढ़ना है। तो वो जो एक सोच थी इजरायली की, एक आम इजरायली की, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं घट रही है, पीछे हट रही है, और वो खुद अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे हैं, अपने ही लोगों को नापसंद कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को जिन्हें वो अपना नुमाइंदा मानते थे। यानी लगातार जो मुजाहिरे हो रहे हैं वो इस बात का बय्यन सबूत है कि वहां की आवाम उस तरीके से पसंद नहीं कर रही है, लेकिन उसकी मजबूरी है। अब कुछ इस तरीके का डेमोक्रेटिक फेनोमेना वहां पर बन चुका है इसराइल में कि वहां पर भी वो मिली जुली सरकारें, बहुदलीय प्रणाली, और या विकल्प ही नहीं बचता, ऑप्शन ही नहीं बचता, कभी वो जाता है तो ये आ जाता है। यानी इस तरह का कोई बहुविकल्प भी नहीं बचा है। तो वो एक मजबूरी है उन लोगों की, इन्हीं लोगों को चुन लेना। और इनमें ही जब इस तरह की हरकतें कहीं पर भी होती हैं, दुनिया की तारीख शाहिद है कि लंबे टाइम तक ज्यादातर ऐसा हुआ है कि जब हुक्मरान काबिज रहते हैं तो वो या उनकी फैमिली के लोग उस पूरे मुल्क को, वहां के निजाम को घर के माल की तरह चलाने लगते हैं, अपनी दुकान की तरह, अपने कारखाने की तरह। और यही सब यहाँ पर भी हुआ। ये जो बदउनवानी है, बिल्कुल बिल्कुल इसमें इसमें अकेले मुलव्विस नहीं है वो डॉक्टर साहब, इसमें वो नेतन्याहू, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है और रिश्तेदार भी हैं। ये बात बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं है, उसके रिश्तेदार भी हैं इस काम में। तो ये सारी की सारी चीजें, लेकिन मैं दुआ करता हूँ और हर अमन पसंद, हसास तबीयत रखने वाला, नर्म दिल शख्स यही चाहेगा कि ये जंगबंदी बंद हो। बहुत लोग मर गए और बहुत बुरी तरह से लोग मरे हैं, नुकसान तो हुआ इसके अंदर,
लेकिन जी ये बिल्कुल नुकसान जल्द रुक जाना चाहिए, बस अब बहुत हो चुका है। और ये तमीज बिल्कुल तहजीब की बात करने वाली दुनिया इसको रोक नहीं पाई, ये भी बहुत शर्म की बात है हम लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, इजराइल के अंदर जयदीप साहब ने दिया हिब्रू मीडिया के हवाले से कि 12 दिवसीय युद्ध के दौरान नागरिकों को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। जहां वो किराए पर रह रहे हैं, उनके मकान मालिकों को किराया देने के लिए सेटलर के पास पैसा नहीं है। शिकायत की गई है, दावा दायर करने के बाद भी पैसा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है, जयदीप साहब ने यहाँ पे भेजा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेघर इजरायली ने कहा है, कि इस देश में सुरक्षित रहने के लिए मुझे अपने खाते में हमेशा 1 लाख शेकेल रखने पड़ेंगे। मेरा मन करता है कि एक तरफा टिकट लेकर देश से निकल जाऊं। तो ये हालात इजराइल के हैं और यही सच्चाई है इजराइल के। कोई कुछ भी कहे, हम जरूर गाजा की बात करते हैं, लेकिन इजराइल वो भी तबाही के दहाने पे, इसमें दो राय नहीं। इजराइल को भी मजबूती से खड़ा होने में वक्त लगेगा। और अब अगर कोई इजराइल गलती करता है तो इजराइल को बहुत भारी नुकसान होगा, यानी तसव्वुर से बाला तर नुकसान इजराइल को होगा। और ये इजराइल इस बात को समझता है, इजराइल इस बात को जानता है। तो बहरहाल मैं आखिर में आऊंगा फिरोज बख्त अहमद साहब के दुआ भी करा दें। और इस पे ये कि बहरहाल ये एक कमाल तो गाजा के लोगों का है कि इतने बुरे हालात में भी वो डटे रहे, अड़े रहे। और मैं देख रहा था बच्चों को कि वो स्कूल में, मैं वीडियो देख रहा था, वो बड़ा उसी अंदाज में, यानी शिकन तक नहीं है। जी जी डॉक्टर मुमताज आलम साहब, अभी आपने बच्चों का नाम लिया। एक वीडियो मेरे पास आया, वो देख के रोने वाला था, लेकिन मैं बड़ा हंसा। अब पूछेंगे आप क्या वीडियो था, आप क्यों रोने वाले थे, क्यों हंसे? दो छोटे छोटे बच्चे, एक शायद होगा 4 साल का और एक शायद उसका बड़ा भाई होगा दोस्तों का 5 साल का। उनको 8-10 आईडीएफ के सोल्जर्स ने घेर रखा था। उस पर कैप्शन था कि फलस्तीन के 2 बच्चों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। अब मुझे बताओ यार, हंसने की बात है ना? बच्चों को 10-12 सोल्जर गिरफ्तार करके रखे हुए हैं, ये क्या हो रहा है? पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज यह है, आपने एक बात और कही, उस पर भी कमेंट करूंगा। आपने कहा कि और अगर इसराइल ने कोई ईरान ने उस पे कैप्शन लिखा है कि इजरायलियों ने पकड़ा गाजा का सबसे बड़ा दहशतगर्द, तंज के तौर पे। सही है, सही जी सही कह रहे हैं। ये तो हंसने वाली बात है। हम हालांकि इतने गमजदा माहौल में भी हम हंस सकते हैं। दूसरी बात जो है, आपने कही कि अगर इसराइल ने कोई हिमाकत की तो उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, इससे बड़ी हिमाकत इसराइल अब नहीं कर सकता जो उसने कर ली। ये सब 6-6.5 लाख लोगों की जान ले ली, इतने ही लोगों को, उससे ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया। वहां सब 90% जो मकानात थे, वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर सब रबल में तब्दील हो गया। इससे बड़ी एक हिमाकत नहीं हो सकती। और इसराइल हार चुका है। इसराइल को कितनी बार हराएंगे आप? अरे इतनी बुरी तरह हार चुका है। आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाए इसराइल? देखिए इसराइल क्यों हारा, मैं दुआ, ये दुआ ही समझ ली मेरी। इसराइल इसलिए हारा कि इसराइल ने कहा था हम हमास को खत्म करेंगे। हमास खत्म नहीं हुआ। और जितने भी लोग फलस्तीन में मारे गए, लाखों लोग, उनके बेटे, भाई, बंधु, बाप जो भी हैं, वो सब हमास की एक ताकत बन जाएंगे। दे विल बी द आर्म फॉर हमास। तो वहां हारा इसराइल। इसराइल वहां भी हारा कि जो उसके 250 बंधक थे, वो इसराइल आईडीएफ बमबारी से नहीं या टैंकों से नहीं रिहा हुए। वो कहीं ना कहीं किसी एग्रीमेंट के जरिए हमास के बीच में और इसराइल के बीच में, उससे वहां इसराइल हारा। और कहाँ इसराइल हारा? इन्होंने कहा था हम बेन गुरियन कैनाल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो नहीं बना पाया। चौथी जगह कहाँ इसराइल हारा? कि जितने भी वहां के बाशिंदे थे गाजा के, चाहे जितने ही बचे हों, 10 लाख बचे हों, 12 लाख बचे हों, 12.5 लाख बचे हों, 13 लाख बचे हों, वो अपनी जगह मजबूती से टिके हुए हैं। जाते हैं, डिसमेंटल होते हैं, फिर आ जाते हैं। वहां इसराइल हारा। और भाई इसराइल कहाँ हारा? पूरी दुनिया,
जो पहले काफी मुल्क इसराइल के फेवर में थे, अब इसराइल ने पूरी दुनिया को अपने खिलाफ कर लिया। तो भाई 5 बिंदुओं पे तो इसराइल हार चुका है, अब और क्या हिमाकत आप करवाएंगे? बताइए मुझे। बस यही मेरी दुआ है और मैं खुदा से यही दुआ करता हूँ कि नेकी की तौफीक दे नेतन्याहू को और नेकी की तौफीक दे उसके नेसेट को, उसकी हुकूमत को, कि जितने कत्ल वो कर चुके हैं अब बाज आए। अब ये जो जेनोसाइड में स्पीड ब्रेकर लगा है, ये परमानेंट स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। इसको आप लोग या जो भी जर्नलिस्ट हैं सीज फायर कह रहे हैं, बिल्कुल गलत टर्म है। और जैसे सही कहा था राशिद साहब ने कि ये मतलब सीज तो ये है कि हाँ, हमास तुम सीज करो, फलस्तीनी तुम सीज करो, और फायर हम आईडीएफ वाले करते रहेंगे। तो ये काहे का सीज फायर है? ये कोई सीज फायर नहीं है। बस मेरी यही दुआ है, अमन कायम हो बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर। और बिल्कुल। और जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने तायद की है फिरोज बख्त अहमद साहब की बात की कि सही कहा फिरोज साहब ने, युद्ध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किए बिना समझौता करना हार मानी जाती है, और यही नदीम साहब ने कहा और राशिद साहब ने। तो बहरहाल हम यही चाहते हैं कि वहां पे जो सिलसिला है वो अब मजबूती से आगे बढ़े, और फिलिस्तीन को बगैर आजाद किए तो इस मसले का हल निकलेगा नहीं, और अल्टीमेटली इन्हें करना पड़ेगा। अमेरिका हो या दुनिया की दूसरी ताकतें, उनको अगर इस खित्ते में अमन चाहिए, और ये खित्ता ऐसा है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर होगी, हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद रिजवी, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब आपका, इसमें जनाब फिरोज एक बात बख्त अहमद जोड़ साहब दूं मैं, आपका। सुनिए। इसके हल की बात कर रहे हैं ना, इसकी हल की बात कर रहे हैं। इसका हल जब तक नहीं निकलेगा डॉक्टर रिजवी, कि जब तक इसराइल को जो हथियारों की मदद पीछे से नहीं रुकेगी, जब तक इसराइल वहां से नहीं हटेगा, जब तक इसराइल रहेगा, उसके बाप दादे अमेरिका और उसके नेटो के कंट्रीज रहेंगे वहां। मैंने आज एक मजमून भी लिखा है, कल उसकी कॉपी भेजता हूँ आपको। ये बिल्कुल। यहाँ पर हाँ, हम तो चाहते हैं अमन हो जाए, और यही दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम हजरात का, प्रोफेसर नदीम अहमद साहब आपका भी, और प्रोफेसर जयदीप सिंह वो हमारे साथ जुड़े थे, प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत, उनका, तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम हमारे साथ जो और हमारे साथी जुड़ जाते हैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मैं कल फिर आपसे मिलूंगा उसी वक्त, तब तक लिए दीजिए इजाजत, और अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। और हमने अब ये आप लोगों के लिए कर दिया, जो हमें देख रहे हो उसे लाइक करके जाइएगा। आप लोगों ने आज लाइक बहुत कम किया है, लोग भी बहुत कम जुड़े, लेकिन अब हमारे देखने वाले हमारे इस प्रोग्राम में शॉपिंग भी कर सकते हैं। वो जा करके बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हमने टैग किए हैं, तो वो वीडियो भी देखें और अच्छी शॉपिंग भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।